हाँ, इंसान होने की उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, ये मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं बताया। लाइक फादर फॉर मी, ही इज लाइक फ्रेंड फॉर मी। साथ एज अ डॉटर हॉस्पिटल तो लेके जा पाते, वो तो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाए। हम में से कोई नहीं था वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे है। मैं एक इन्फ्लुएंसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, साथ में व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, और एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और एक मदर भी हूँ। वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग देख करके समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। ये वो इंसिडेंट है जो मेरे और मेरी परिवार के साथ में जून में हुआ था, जिसके बारे में मैं अभी तक बात नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने सोचा था कि मैं बात करूंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ जितनी मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ कि मैं बहुत ही ब्रेव हूँ, मैं बहुत ही 30 मार खाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही फट्टू टाइप की लड़की हूँ, और ये चीज़ मैंने प्रूफ हो गई मुझे जून में। तो आज का जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। ये मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आज मैं आपके साथ में शेयर करी, बिकॉज यूट्यूब भी मेरी फैमिली है। मैंने इंस्टा पे तो अपडेट किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे अपडेट नहीं किया था, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आपको प्रॉपर एक शांत जगह चाहिए, शांति का टाइम चाहिए, और आप मेंटली काफ़ी प्रिपेयर होने चाहिए बताने के लिए। वीडियो बिल्कुल ही रॉ होगी, और जब एक बार मैं स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं रुकूंगी नहीं। अब ये वीडियो कितनी लंबी होगी वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो मैं पार्ट्स में ऐसे करके नहीं बता सकती। और आप मेरी फैमिली हैं, एंड जिनके साथ ये हुआ है वो भी जुड़े हुए थे मेरी फैमिली के साथ में। लाइक मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ वो लोग ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो इसीलिए उनके बारे में बताना ज़रूरी है। हम सीधे चलते हैं जून 2023 में। हमने मैं कभी भी आफ्टर मैरिज घूमने नहीं गई थी बाहर, और मैं हमेशा से कह रही थी कि मुझे घूमने जाना है। तो मेरे हस्बैंड का था कि हम पहली बार अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वो वैष्णो देवी जाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं और ट्रिप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जब मेरी शादी हुई थी तब फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाई थी। तो हमने मई में प्लान बनाया था जाने का वैष्णो देवी, एंड हमारा 14-15 जून को रिजर्वेशन था, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे मम्मी पापा, मेरी दोनों सिस्टर्स, हम सभी लोग गए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो व्लॉग का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब हम लोग वैष्णो देवी घूमने गए थे। तो अगर आपको वो देखना हो व्लॉग तो आप वो देख लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग मुझे नेगेटिव एंड हेट कॉमेंट्स भी कर रहे थे उसके बाद, बहुत सारे, कि आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हो गई एंड आप अभी भी वीडियोज़ डाल रही हैं लाइक शॉर्ट्स पे, और आप ट्यूटोरियल शेयर करिए, आपका इतना कैसे हो गया। आपने उनके बारे में कोई बात नहीं की, तो उसका जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगी आगे, अभी नहीं। हम गए, हमने वहाँ पर दर्शन किए, लेकिन दर्शन करने से पहले एक और पॉइंट मैं यहाँ कवर करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब आप जाते हो तो आपके फ़ोन डेड हो जाते हैं, क्योंकि सिम काम करना बंद कर देती है। वहाँ का अलग पोस्ट पेड समथिंग कुछ चलता है। तो जब हम लोग गए वहाँ पे हमारे फ़ोन सारे ऑफ हो गए, तो मेरे पापा ने बोला कि हम 2 सिम ले लेते हैं, एक मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रहेगी और एक मेरे फ़ोन में रहेगी, कि जब हम लोग चढ़ाई कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे, तो अगर कोई आगे पीछे हो जाएगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके मिल सके। चले गए, हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद चूंकि मेरे साथ राम था और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, तो मुझे जो पालकी होती है उसमें बैठा दिया गया, और मैं पालकी नहीं, मुझे उस पर जो वहाँ पे घोड़े होते हैं उसमें बैठाया गया, और मैं चढ़ी तो पैदल थी लेकिन उतरी मैं घोड़े पे थी, वो भी। तो मैं और राम हम लोग पहले उतर आए, और बाकी के जो लोग थे वो लोग पीछे ही थे चढ़ाई पे। घर आए, रूम पे आए, तो मैं ऑलरेडी राम सो चुका था। तो सभी लोग जो हैं, जो भी लेडीज़ थी सारी, वो सारी थकी थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। मम्मी के भी पैरों में बहुत पेन था, मेरे भी पैरों में बहुत पेन था, सब लोग टायर्ड थे। तो हम लोग सो गए। के फ़ोन में सचिन जस्ट सोने ही जा रहे थे, उन्होंने सोचा एक बार ऑन करके देखता हूँ नेट। उन्होंने अपना नेट ऑन किया, जैसे ऑन किया तो उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा था उनकी भाभी का कि प्रज्ञा के नाना एक्सपायर हो गए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरे नाना मेरे लिए, मैं बस एक ही शब्द बोलूँगी, मेरे नाना मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़ के थे। मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए, मतलब हम 4 भाई बहन, हम सबके लिए। और मम्मी तो खैर, मम्मी के तो पापा ही थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था, पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करें, किसको बताएं।
पापा ने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने बोला मुझे ऐसे ऐसे पता चला है। अब वो ये लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे क्योंकि बांदा और जम्मू कश्मीर के बीच का जो डिफरेंस है, जहाँ हम थे वैष्णो देवी में 1200-1300 किलोमीटर था। वो ये नहीं समझ आ रहा था कि बताएं कि नहीं बताएं, क्योंकि अगर बता दिया तो मम्मी मेरी बीपी की पेशेंट हैं, उनको हम कैसे संभालेंगे, और हम 3 हैं, हमें कैसे संभालेंगे। पापा को हम लोगों की भी चिंता थी कि इनको हम संभालेंगे कैसे। देन सचिन ने बोला और पापा ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले प्रज्ञा को बताते हैं, बिकॉज वो बड़ी है, वो समझेगी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब हम गए थे तो मम्मी नाना से बात करके गई थी, वो बोली थी कि आप भी चलो, मैं आपको भी वैष्णो देवी लेके चलती हूँ। मेरे नाना ने बोला मैं चल नहीं पाता हूँ। मम्मी ने बोला आप पालकी में चली गए, तो उन्होंने बोला नहीं तुम लोग घुमाओ, मेरे लिए प्रसाद लेके आना, फिर मैं आऊँगा तुम लोगों के यहाँ रहूँगा कुछ दिन पहले। तो हम बात करके गए थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि विद इन 2 days में ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन को हम डील कैसे करें। मैं सो रही थी, सचिन मेरे पास आए, सचिन ने मुझे ऐसे टैप किया और मुझे बोला कि, तो मेरी नींद खुली। मैं जस्ट सोई थी तो सचिन ने बोला पापा बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो पापा बुला रहे हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैं चल नहीं पा रही थी, इतना मुझे पेन था कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो सचिन मेरे आगे थे, मैं सचिन के पीछे थी, मैं लंगड़ा के चली। मैंने पापा को देखा, मैंने कहा ऐसे नींद में, हाँ क्या हुआ? तो जैसे मैंने बोला क्या हुआ, वैसे ही सचिन पापा के बगल में बैठे एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। कि जो जवान थी वो लड़खड़ाने लगी। मैंने बोला हुआ क्या है पापा? एंड पापा ने मुझे बोला कि नाना एक्सपायर हो गया। कि देना समझना मुझे सब बंद हो गया। और पापा ने उसी समय जैसे मैंने ऐसे किया, पापा ने मेरा हाथ कस के पकड़ा और मुझे बोला चुप चुप चुप, आवाज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बगल वाले रूम में मेरी मम्मी सो रही थी। पहला मेरा थोड़ा सा झक्का खुला। मैंने पापा को बोला पापा हम पहुंचेंगे कैसे बांदा? पापा ने बोला बेटा हम कितनी भी कोशिश कर लें हम नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से। पापा गए, पापा ने मम्मी के पैरों को ऐसे ऐसे हिलाया। मैडम, मेरे पापा मेरी मम्मी को मैडम बोलते। फिर पापा ने दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला। मेरे मुंह में मेरा तकिया था, मेरी आवाज़ ना जाए। सचिन वहाँ अपने मुंह में अपनी साफ़ी रखे हुए थे क्योंकि उनके रोने की आवाज़ ना किसी को पहुँच जाए। और बगल में मेरी दोनों बहनें और मेरा बेटा सो रहा था, मम्मी नीचे ज़मीन पे सो रही थी। पापा ने हिलाया मैडम मैडम, पापा ने 3-4 बार बोला, मम्मी नहीं समझ पाई। 5वीं-6वीं बार में पापा ने हिलाया तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ हाँ, तो बोले मैडम, और पापा मम्मी के से हाथ फेरने लगे। तो मम्मी बोली हाँ क्या है, क्या हुआ? तो पापा बोले कुछ नहीं मैडम। मम्मी कुछ भी नहीं बोली, मम्मी लेटी थी। हाँ हाँ बोलो बोलो। बस पापा ने इतना बोला कि पापा एक्सपायर हो गए। मम्मी मेरी बिल्कुल नींद में थी। जैसे पापा ने बोला पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी बोली क्या? मम्मी ने बस इतना बोला मुझे आप बांदा लेके चलो एनी हाउ। डिसाइड हुआ कि हम जम्मू से पहले हम वैष्णो देवी से हम जम्मू आएंगे, जम्मू से हम चेंज करके कार हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली से कार चेंज करके हम बांदा आएंगे। हमने 3 कार चेंज की थी। अच्छे वो जो भी थे सिचुएशंस मैं आपको पिक्चर्स में लगा दूंगी। हमारे साथ ही सब कुछ हुआ, मैंने कभी ये सब देखा नहीं अपने सामने, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था उस टाइम पे हमारे लिए इस सिचुएशन को डील करना। बिकॉज मेरे नाना के जो लास्ट डेज थे, लास्ट 2-3 मंथ्स के, बहुत ज़्यादा हॉरिबल थे। एंड मेरे नाना को ये चीज़ पता थी कि वो जाने वाले हैं। वो 1 महीने पहले सभी के घर गए थे मिलने, मेरे घर आए थे। मेरे घर वो 2 बार आए हैं। अभी भी मेरे पास मेरे नाना की एक निशानी रखी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी वो अपनी सभी बहनों के यहाँ, भाइयों के यहाँ, बेटे के यहाँ, बेटी के यहाँ, सबके घर गए मिलने, सबसे मिले वो। मैंने आज तक कभी भी अपने नाना नानी की रियल स्टोरी नहीं शेयर की है। कभी सारी बातें मैंने उनके रिलेटेड छुपाई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं थी। मैंने उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया नहीं, या उनका स्ट्रगल मैंने दिखाया नहीं कैमरे पे। मैंने जिसकी वजह से मैंने कभी भी कैमरे का एंगल घुमाया नहीं, दिखाया नहीं कि एक्चुअल में उन लोगों के साथ कितना गलत हुआ, कितना गलत किया गया। एक 75 से 80 साल के बुजुर्ग के साथ इतना गलत, इतना संघर्ष, उसके जीवन भर संघर्ष।
बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक का उसका और उनकी पत्नी का संघर्ष, वो मैंने उसके बारे में कभी बात नहीं किया। आप मेरा आज से 4-5 साल पहले का वीडियो उठा के देखिए, तब शायद मेरे 800 या 900 फॉलोअर्स होंगे। उसमें मैंने बोला था ये चीज़ कि मैं अपने आप को इतना स्टैंड करना चाहती हूँ कि मैं अपने नाना नानी को अपने साथ रख सकूँ या मैं उनकी मदद कर सकूँ। उनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अपने नाना नानी को यहाँ देखा है पीक पे इन द सेंस, मैंने अपने नाना का, मेरा जो पौधा था, हमने लगा दिया नाना कंडीशन था, वो पिछली यहाँ बार पे मैंने था। जब आप लोगों का आप कह सकते हो सिचुएशन, एक अच्छा इंसान होने की उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, ये मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं बताया। लोग कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलिए, अपनों को लेकर के चाहिए, लेकिन वो अंत समय पे जो गए हैं वो अपनों की वजह से ही गए हैं। ये बात मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताई। कभी परेशान होती थी, जो मैं किसी से नहीं कह पाती थी वो मैं उनसे कहती थी। ही इज़ लाइक फादर फॉर मी। साथ उतना रहे नहीं जितना हम अपने नाना नानी के साथ रहे, स्पेशली मैं, बिकॉज मैं अपने नाना नानी के साथ 1 साल उनके घर पे थी। मम्मी पापा मेरे बाहर रहते थे और मैं उनके साथ 1 साल रही, तो मेरा कनेक्शन उनसे कुछ ज़्यादा था, क्योंकि मैं उनके साथ एज अ डॉटर रही हूँ ना। मेरे एक्सपायर हो गए 18 को एंड 23 को मेरी ब्राइडल थी। जब हम नाना के लिए आ रहे थे तभी हमारे पास कॉल आया था कि जब हम रास्ते में थे, जैसे हमने पंजाब क्रॉस किया वैसे हमारे पास कॉल आई, क्योंकि हमारे फ़ोन में नेटवर्क्स आ गए थे। तब मैंने अपने मैसेजेस देखे कि मैंने अपना व्हाट्सअप खोला तो मेरे व्हाट्सअप पे ढेर मैसेजेस पड़े हुए थे। मेरे नाना के गांव के बगल में जो एक रहते हैं वो मेरी स्टूडेंट है और वो रिलेशन में मेरी मामी लगी। उसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स किए हुए थे कि प्रज्ञा तुम्हारे नाना बीमार है, प्रज्ञा तुम्हारे नाना बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग कहाँ हो, तुम लोगों के फ़ोन ऑफ है, उनको बीमार है, उनको हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसा ऐसा करके। जब मैंने वो मैसेजेस पढ़े तो मैंने कहा अगर मैं बांदा में होती या हम लोग सब लोग बांदा में होते तो कम से कम हम उन्हें हॉस्पिटल तो लेके जा पाते। वो तो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाए। हम जब रास्ते में थे पंजाब से निकले तो हमारे पास कॉल आई, पापा के पास कॉल आई कि हमारे मेरे जो बड़े पापा है, मेरे पापा के बड़े भाई, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो कानपुर में एडमिट हैं। स्थिति इतनी खराब थी कि हमें बुरा इस बात का लग रहा था कि हम लोग थे नहीं और उन्हें हमारी ज़रूरत थी। उन्होंने अपने अंत समय में हम सबको याद किया होगा, लेकिन हम में से कोई नहीं था वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। वो जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उनमें से कोई नहीं था उनके आखिरी टाइम पे। जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे कोई नहीं था वहाँ पे। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत, हम सबको बहुत संभाला था। एंड देन जब मेरे पापा ने दाह संस्कार किया, करवाया सबसे रिचुअल्स वगैरह, और उसके बाद मेरे पापा तुरंत चले गए कानपुर क्योंकि उनका भाई एडमिट है वहाँ पे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।